हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एसबीटी झारखंड के सेमेस्टर 5 का सिविल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है आपका आरसीसी, उसका चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम पढ़ेंगे। और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एजम्पशन मेड इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। सबसे पहले हम डब्ल्यूएसएम पढ़ेंगे और डब्ल्यूएसएम में क्या क्या एजम्पशन है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो फॉलोइंग फंडामेंटल एजम्पशन है, जिसमें से फर्स्ट है अ सेक्शन विच इज़ प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। कहने का मतलब कोई भी सेक्शन अगर है वो बेंडिंग के पहले, लोड जब आता है तो वो बेंड होता है, तो बेंडिंग के पहले अगर वो सेक्शन प्लेन है तो बेंडिंग होने के बाद भी क्या होगा कि हर एक सेक्शन वो प्लेन ही रहेगा, ट्विस्टेड नहीं होगा। इज इट क्लियर? एंड सेकेंड है हमारा द कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट आर परफेक्टली बॉन्डेड। हम लोग आरसीसी में क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट, एज ए रेनफोर्समेंट हम स्टील बार यूज़ करते हैं, रॉड यूज़ करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि रॉड और कंक्रीट के बीच का जो पकड़ होता है वो परफेक्ट होता है, पूर्ण रूप से होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है, कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट आर परफेक्टली बॉन्डेड। उनके बीच का जो बंधन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड एजम्पशन है हमारा ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन बाय स्टील। जितने भी आपको पता है कि हम रेनफोर्स सेक्शन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में मजबूत होता है बट टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। इसलिए हम जिधर भी टेंशन आता है उधर हम टेंशन बियर करने के लिए उधर हम बार का यूज़ करते हैं, रॉड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूएसएम में क्या है कि हमारा जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस आता है वो सब किसके द्वारा लिया जाता है, वो आपका स्टील के द्वारा लिया जाता है, नॉन बाई कंक्रीट। और कंक्रीट के द्वारा कुछ भी टेंसाइल फोर्सेस नहीं सहा जाता है, नहीं बियर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज स्ट्रेट लाइन। इसका कहने का मतलब है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है वर्किंग लोड, कहने का मतलब कि जिस लोड तक हम किसी भी सेक्शन को डिजाइन करते हैं उस लोड तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का बीच का रिलेशन, किसके स्ट्रेस स्ट्रेन, स्टील में भी और कंक्रीट का भी, दोनों मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। यानी कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। कब तक? अंडर वर्किंग लोड। किस में? दोनों में, स्टील में भी और कंक्रीट में भी। नेक्स्ट है हमारा द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आर कांस्टेंट। ये जो होता है वो लोड वेरी करने के अनुसार ये बदलता नहीं है, वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। क्या? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों मटेरियल का, स्टील का भी और कंक्रीट का भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मॉडुलर रेशियो हैज़ द वैल्यू 280/3 सिग्मा CBC। जो इसमें जो हमारा मॉडुलर रेशियो होगा वो क्या होगा, 280/3 सिग्मा CBC। यहाँ पे सिग्मा CB क्या है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, लेकिन किसका है, कंक्रीट का, लेकिन किस में, बेंडिंग में। जब बेंड होता है उस समय जो कंप्रेशन डेवलप होता है उस समय का परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। B फॉर बेंडिंग इन कंक्रीट, C फॉर कंप्रेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट है, देयर आर नो इनिशियल स्ट्रेस इन द स्टील एंड कंक्रीट। डब्ल्यूएसएम में क्या होता है कि पहले से कोई भी इसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, शुरू से इस पे सेक्शन पे क्या रहता है, 0 स्ट्रेस रहता है। इज इट क्लियर? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
चैप्टर 2 का परमिसिबल स्ट्रेस, ये जो है आपका क्लाउज B2 IS 456 2000 में दिया हुआ है इसका डिफिनेशन। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है? परमिसिबल स्ट्रेस आर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील क्या होता है? 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस बाय अप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस जो हम निकालते हैं कंक्रीट का या फिर स्टील का, तो कैसे निकालते हैं? दोनों का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, कंक्रीट का अगर निकालेंगे तो कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेंगे, और जब स्टील का हमें निकालना होगा परमिसिबल स्ट्रेस, तो स्टील का हम क्या लेंगे? यील्ड स्ट्रेंथ लेंगे, जो क्या होता है? प्रूफ स्ट्रेस का 0.2% होता है। ठीक है, किसका? स्टील का जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है वो प्रूफ स्ट्रेस का 0.2% होता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे? जब परमिसिबल स्ट्रेस हमें निकालना होगा कंक्रीट का, तो कंक्रीट के अल्टीमेट स्ट्रेंथ में एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम डिवाइड देते हैं, तो उसके बाद जो आता है वो कहलाता है कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस। और जब हमें स्टील का परमिसिबल स्ट्रेस निकालना होता है तो स्टील के यील्ड स्ट्रेंथ, दैट मीन्स प्रूफ स्ट्रेस का 0.2% जो होता है उसमें हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड देंगे, उसके बाद जो हमें मिलेगा वो कहलाएगा स्टील का परमिसिबल स्ट्रेस। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम WSM में यूज़ करते हैं, WSM दैट मीन्स वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर कंक्रीट के लिए। इन बेंडिंग कंप्रेशन, जब बेंडिंग का जो कंप्रेशन होता है उसमें हम जो यूज करेंगे कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो 3 यूज करेंगे। लेकिन अगर कंप्रेशन डायरेक्ट कंप्रेशन होगा तो उसमें हम कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हम लेंगे? 4 लेंगे। ठीक है, लेकिन स्टील के लिए एक ही लेते हैं 1.78। तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने लिया है वो कंक्रीट का क्या है? वो ज़्यादा है, और स्टील का क्या है? कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम कंक्रीट को हम बनाते हैं, डालते हैं, तो हमें मिक्सिंग करना होता है, उसके बाद मिक्सिंग करने के बाद क्यूरिंग करना होता है। ठीक है, तो इसमें हो ना हो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। मिक्सिंग भी उतने प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता है, कहीं पे अच्छा तो कहीं पे ख़राब ढंग से। ठीक है, और क्यूरिंग कहीं पे हुआ, कहीं पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं रही, तो वहाँ पे क्यूरिंग अच्छे से नहीं होता है। तो ये क्या होता है? यूनिफॉर्म और एक फिक्स्ड क्वालिटी का कंक्रीट हमें हर एक जगह नहीं मिल पाता है, इसलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है कंक्रीट के लिए ज़्यादा रखते हैं। लेकिन स्टील का जो मैन्युफैक्चर होता है वो एक लैब में होता है। ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से क्वालिटी कंट्रोल के अंदर होता है, तो उसका जो क्वालिटी होता है वो फिक्स होता है, इसलिए हम इसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो कम लेते हैं कंक्रीट की अपेक्षा। तो आप समझ गए कि परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है? परमिसिबल स्ट्रेस होता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड देने के बाद जो हमें मिलता है वो होता है हमारा परमिसिबल स्ट्रेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.3, वो है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन कहने का मतलब कि ऐसा रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है, जिसके केवल न्यूट्रल एक्सिस के एक तरफ ही जो है रेनफोर्स्ड हो, एक तरफ ही बार या स्टील का यूज किया गया हो, जिधर टेंशन आ रहा हो उधर ही। ठीक है, तो ऐसे सेक्शन को हम बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। आप देख रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है बीम का, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे तरफ जो है बार यूज़ किया गया है, तो केवल एक ही तरफ जिधर टेंशन जोन है उधर ही हम बार यूज़ कर रहे हैं, टेंशन जोन में ही, तो हम इसे बोलेंगे सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। तो ये जो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का जो डायग्राम है WSM का, इसे आप अच्छे से समझ लें, इससे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला ड्राइव करेंगे जो हमें न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही काम आएंगे और कॉन्सेप्ट का हमें यूज़ करना होगा। तो इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं। ये है आपका इक्विवेलेंट सेक्शन,
इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है। यहाँ पे जो था बार था उसको हम m मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बन गया हमारा इक्विवेलेंट सेक्शन ऑफ स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और ये है हमारा न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का क्या होता है, जहाँ पे ना तो कंप्रेशन स्ट्रेस होता है ना ही टेंशन स्ट्रेस, यानी कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होता, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस का जो दूरी है टॉप मोस्ट फाइबर से वो है n बराबर हम k इंटू डी दिखाएँ। k कोई कांस्टेंट है, d हो गया जो इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, टॉप मोस्ट फाइबर से ये जो रेनफोर्समेंट है इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ क्या होता है, टॉप मोस्ट फाइबर से लोअर मोस्ट फाइबर का डेप्थ को हम बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। और ये आपका कवर हो गया, तो d बराबर हो जाएगा d प्लस कवर थिकनेस जो है प्लस ये जो रेनफोर्समेंट का जो आधा बच गया भाई d यहाँ तक, उसके बाद ये हाफ, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये कवर, ठीक है। तो ये ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा। यह है आपका स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम मैंने बताया एजम्पशन में कि क्या होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन होता है अंडर वर्किंग लोड इन WSM, तो इसीलिए ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो है स्ट्रेन इन कंक्रीट है टॉप मोस्ट फाइबर पे, और स्ट्रेन इन स्टील है, ठीक है। और ये है स्ट्रेस डायग्राम, चूँकि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे, तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेट है। यहाँ पे जीरो स्ट्रेन है, उसी तरह से यहाँ पे जीरो स्ट्रेस है। जैसे जैसे ऊपर की ओर गया वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता गया, उसी तरह से जैसे जैसे नीचे की ओर आया उस तरह से टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो गया, बढ़ता चला गया, ठीक है। तो सिग्मा CBC क्या है, टॉप मोस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द टॉप मोस्ट फाइबर इन द कंप्रेशन जोन, ठीक है। और ये जो है टोटल मान लीजिए कि यहाँ CG पे लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स, और वो जो लगेगा ये चूँकि ट्रायंगुलर शेप है तो इसका CG कहाँ होगा, बेस से 1/3 पे। तो चूँकि ये न्यूट्रल एक्सिस n है इसलिए 1/3 क्या होगा, n/3। यहाँ पे टोटल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा, और टोटल कंप्रेसिव फोर्स बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू b क्या हो गया, सिग्मा CBC, ठीक है, इंटू h n हो गया, b इंटू n, 1/2 b आपका ये विड्थ हो गया, और h हो गया न्यूट्रल एक्सिस, और 0 प्लस सिग्मा CBC/2 करेंगे तो उसका एवरेज सिग्मा CBC/2 होगा, ठीक है। और ये जो है आपका बार के लेवल पे जो इक्विवेलेंट कंक्रीट है उस कंक्रीट पे जो स्ट्रेस लग रहा वह है सिग्मा ST/m। कहाँ पे, बार जहाँ पे है, जहाँ पे स्टील है वहाँ पे अगर कंक्रीट है तो इक्विवेलेंट स्ट्रेस उस कंक्रीट पे क्या लग रहा वो है सिग्मा ST/m। ये देखिए ये टेंसाइल स्ट्रेस है, टोटल टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा ST गुना AST। सिग्मा ST हो गया स्ट्रेस इन स्टील, एंड AST हो गया एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। अब देखिए यहाँ पे जो है C है और यहाँ पे T है, दोनों जो है ये कंप्रेसिव फोर्स है और ये टेंशन फोर्स है। दोनों जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो दोनों का बीच का जो दूरी होगा वो कहलाएगा लीवर आर्म, जिसे हम A से दिखा रहे हैं, A बराबर J इंटू D। और ये हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये टोटल इफेक्टिव डेप्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये n/3 है, n/3 पे ये लग रहा, तो ये कितना हो जाएगा, D माइनस n/3, ठीक है। इसे हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ये बस मैं डायग्राम दिखाया कि सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का डायग्राम कैसा होता है।